क्लास 3 कक्षा 3 में लिंग की पहचान चैप्टर नंबर 5। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था लिंग के अंतर्गत आने वाले सभी पार्ट्स के बारे में। हम लोग ये जाना जैसा कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इन सभी के क्रमशः भेदों विभेदों को जानते हुए हम लोगों ने चर्चा किया था कि लिंग की पहचान किस द्वारा की जा सकती है, कैसे शब्दों का हम प्रयोग करें कि हम लिंग का निर्धारण कर सकें, और ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको बोलने से एक निश्चित लिंग का ज्ञान होता है। जैसे कि राम शब्द बोलने से सिर्फ एक पुरुष एक बालक का ज्ञान होता है, रमा शब्द को बोलने से एक स्त्री एक महिला एक बालिका का बोध होता है। तो कुछ ऐसे चुनिंदा शब्दों को हम लोगों ने देखा था, उनका प्रयोग किया था, उनको यूज़ किया था, बोलते हुए लिखकर पढ़कर देखा। तो इन शब्दों के द्वारा हम यह जान सके थे, यह जान पाए थे कि कौन से शब्द निश्चित लिंगवाची हैं, किन शब्दों को बोलने से पुल्लिंग के बारे में, नपुंसकलिंग के हर जाने और स्त्रीलिंग के बारे में दो विभेदों को हम लोगों ने देखा था लिंग के अंतर्गत। कुछ खामियों के कारण हम लोगों ने पिछली कक्षा में इस टॉपिक को हम पूरा नहीं कर पाए थे, अतः उसी को आगे दर्शाते हुए आगे उसको कंप्लीट करते हुए अब हम पार्ट 4 में देखते हैं। तो अगला पेज है नंबर 29 पर, पेज नंबर 29 पर लिंग की पहचान के अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इन सभी विभेदों को हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर 29 पेज नंबर पर आप देखेंगे तो पिछली बार हम लोगों ने कुछ ऐसे शब्दों को जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे विपरीतात्मक अर्थ को बताते हुए बोध कराते हैं, जैसे कि नर का नारी, पुरुष का स्त्री, शिक्षक का शिक्षिका, बेटा का बेटी, लड़का का लड़की। तो उसी प्रकार से विलोम शब्दों को प्रयोग करते हुए हम लोगों ने जाना था, यह समझ पाए थे कि किन शब्दों को बोलने से पुल्लिंग का बोध होता है, लड़कों के बारे में, पुरुष के बारे में, पुरुष जाति का बोध होता है, और किन शब्दों को प्रयोग करने से स्त्री जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अब इसके अंतर्गत पार्ट 4 यह हमारा वीडियो प्रस्तुत हो रहा है आपके सामने, जिसमें आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अब तक जिनके लिंग के बारे में आपने जाना वे सब सजीव वस्तुएं हैं। अर्थात उपरोक्त जितना भी ये चार्ट पूरा बना हुआ है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिंग के अंतर्गत जिन भी शब्दों को हम लोगों ने प्रयोग किया था विपरीतात्मक अर्थ को बताते हुए, जैसे चाचा का चाची, मौसा का मौसी, सेवक का सेविका, तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि अब तक जिन लिंगों के बारे में आपने जाना है, अर्थात पूर्व में हम लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में चर्चा की थी, तो उसी को बताते हुए करें कि वे सब सजीव वस्तुएं हैं। अर्थात ऐसे शब्दों का अब तक हम लोगों ने प्रयोग किया है, यूज़ किया है, जो हमें किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा ऐसे समूह के बारे में, ऐसे जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि अर्थात उनमें जान होती है, अर्थात वे प्राणी हैं, वे जीव हैं एक प्रकार के, तो उनके बारे में आपको बताया गया था। बोले कि जो निर्जीव है, अर्थात जिनमें जान नहीं होती, अर्थात जो वस्तुएं हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, मेज है, मकान है, ये सब तो निर्जीव होते हैं। तो बोले कि अब तक आप लोगों ने उपरोक्त वीडियो में, उपरोक्त चार्ट में आप लोगों ने सजीव प्राणियों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, ऐसे पशुओं के बारे में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद विपरीत करके आप लोगों ने देखा था। लेकिन अब हम कुछ ऐसे भी शब्दों का प्रयोग करेंगे जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के संयुक्त रूप हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक शर्त है, उनमें एक कंडीशन है। क्या शर्त है? तो बोले कि वह अब निर्जीव वस्तुएं भी हो सकती हैं, अर्थात अब किन्हीं ऐसी वस्तुओं के बारे में, कुछ ऐसे थिंग्स के बारे में भी प्रयोग किया जाएगा, बताया जाएगा जो वस्तु के अंतर्गत आते हैं, जो थिंग्स होते हैं। तो बोले कि जिनमें जान नहीं होती, अर्थात वे प्राण रहित होते हैं, जो जीवन नहीं जीते, हमारे तरह श्वास नहीं लेते, हमारे तरह क्रियाकलाप नहीं करते, वह निर्जीव वस्तुएं हैं। तो बोले कि उनके लिंग की पहचान आप वाक्य बनाकर कर सकते हैं, अर्थात कुछ ऐसे वाक्यों का हम लोग आगे कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, उन वाक्यों के माध्यम से, अर्थात ऐसे भाषा का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे जिनके माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि वह यूज़ होने वाला, प्रयोग किया जाने वाला वह जो वस्तु है, जो शब्द है, वह पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहा है अथवा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लेकिन उसमें कंडीशन यह है कि वह वस्तु निर्जीव होगा, वह सजीव अब नहीं होगा। तो कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुओं के बारे में भी अब हम लोग प्रयोग करके देखते हैं, उन शब्दों को यूज़ करते हैं, कैसे बोला जाएगा। हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम यूज़ तो करते हैं, बोलते तो हैं आम दिनचर्या में अपने, लेकिन हमें उनका ठीक सही शायद ज्ञान नहीं है।
तो उन शब्दों को समझने की, जानने की आवश्यकता है, जिससे कि हम यह जान सकें, समझ सकें कि कौन से शब्द पुल्लिंग के बारे में, स्त्रीलिंग के अंतर्गत बता रहे हैं और किन शब्दों को हमें प्राणियों के बारे में, वस्तु इत्यादि के बारे में बोध हो रहा है, अर्थात कौन से सजीववाचक शब्द हैं और कौन से निर्जीववाचक शब्दों का बोध कराने वाले ऐसे शब्द हैं, वस्तुओं का बोध कराने वाले ऐसे कुछ शब्द हैं। इसके आगे अंतर्गत देखिए तो एक चित्र बना हुआ है, दो चित्र बने हुए हैं। एक में एक बालक है, कुछ क्रियाकलाप कर रहा है, एक तरफ दूसरी कुछ बालिका है, वह कुछ क्रियाकलाप कर रही है। तो बालक जो कार्य कर रहा है उस कार्य को क्या दर्शाते हुए कर रहे हैं, तो बोले कच्चा केला मत खाओ, अर्थात बालक एक है, एक बच्चा है जो एक प्रकार के बनाना जो फल है केला, तो उस केला को खाता है। तो इसी के नीचे लिखा हुआ है कच्चा केला मत खाओ, अर्थात खाने की क्रिया हो रही है, जो कि वर्ब हो गया, अर्थात खाने की क्रिया को कौन कर रहा है, तो एक बालक, एक बच्चा कर रहा है। तो बोला कि कच्चा केला मत खाओ, अर्थात केला जो एक वस्तु है, एक निर्जीव वस्तु है। केला क्या है, एक प्रकार की वस्तु, एक निर्जीव वस्तु है। बोले ऐसी एक निर्जीव वस्तु क्या है, उसके बारे में विशेषण क्या दिया, बोले कच्चा, अर्थात केला जो है वह पका हुआ केला है या कच्चा केला है। तो बोले कि कच्चा केला, अर्थात इस कच्चा शब्द क्या हो गया, यह विशेषण हो गया। तो केला की कैसी स्थिति है, केले की कैसी बनावट है, या वह किस प्रकार की स्थिति में, सिचुएशन में है, तो बोले कि वह कैसा है, वह है कच्चा, अर्थात वह पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं है, वह अभी तुरंत खाने योग्य नहीं है, वह कच्चा है। जैसे कि हम कुछ फलों को, कुछ अनाजों को जानते हैं, वह कच्चे रूप में होते हैं, वह पके रूप में भी होते हैं। तो पहले जब वह उत्पन्न होते हैं, जब वह वृद्धि करते हैं, बढ़ते हैं, तो वह कच्चा होता है। जैसे जैसे वह पकता है, बड़ा होता है, तो वह खाने योग्य बन जाता है। तो उसी प्रकार से यह जो बनाना है, जो केला है, जो बालक खा रहा है यह केला, तो बोले कि यह केला की स्थिति कैसी है, बोले कच्चा है, अर्थात यह पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं है, यह अभी खाने योग्य नहीं है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इसके नीचे एक वाक्य लिखा हुआ, लिखा है कच्ची केला मत खाओ। हम लोगों ने तो ये देखा कच्चा क्या है, पका क्या है, खाने योग्य क्या है वस्तु, तो इस प्रकार से इसको आगे समझने के लिए बोले कि कच्ची केला मत खाओ, अर्थात अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऊपर वाले वाक्य में तो कहा जा रहा है कि कच्चा केला मत खाओ, और उसी के ठीक नीचे वाले वाक्य में कहा जा रहा है कि कच्ची केला मत खाओ। तो ऊपर वाला शब्द है केला की विशेषता बतला रहा है कि वहाँ लिखा हुआ है कच्चा, लेकिन उसी के ठीक नीचे वाले वाक्य में लिखा हुआ है कच्ची। तो आप यह सोचिए, आप अपने इस वाक्य को खुद से प्रयोग करिए, क्या आप अपने आम दिनचर्या की भाषा में केला के लिए कच्चा शब्द प्रयोग करते हैं या कच्ची शब्द प्रयोग करते हैं। अर्थात आप जब इसको प्रयोग करेंगे तो आप यह समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि केला शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है। केला शब्द तो है निर्जीव है, क्योंकि उसमें प्राण तो होता नहीं, जीवन तो होता नहीं, वह कोई एक प्रकार का प्राणी तो है नहीं, तो वह केला क्या है, एक प्रकार का निर्जीव वस्तु है। लेकिन वह केला शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो जब ऐसे शब्द का आप प्रयोग करेंगे, अर्थात केला के लिए किसी एक विशेषण शब्द का आप प्रयोग करेंगे, केला की अवस्था को दर्शाने के लिए वहाँ पर शब्द किया प्रयोग कच्चा, तो बोले कि केले की अवस्था कैसी है, कच्चा है और कच्ची नहीं है। तो जब भी आप केला के लिए प्रयोग करेंगे, तो आप अगर मार्केट में जाते हैं, अगर आप किसी दुकानदार से, सब्जी वाले से या फल वाले से आप यह खरीदेंगे, तो आप पूछेंगे कि भाई साहब यह केला पका हुआ है या कच्चा है। तो देखिए, आपने वहाँ पर खरीदते हुए उस व्यक्ति से प्रश्न करते हुए आपने यह ज़रूर पूछा होगा कि यह केला कच्चा है या पक्का है, पका हुआ है। तो आपने कभी यह नहीं पूछा होगा कि यह केला कच्ची है या यह केला पकी हुई है। क्यों? क्योंकि केला शब्द नित्य माने हमेशा ही, ऑलवेज, सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंगवाची यह शब्द है। केला शब्द निर्जीववाचक है, लेकिन निर्जीव होने के साथ साथ यह पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में से किसी एक में आएगा। तो यह केला शब्द किस में आता है, यह आता है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप यह प्रयोग करते हुए, जब देखिए भाषा का विकास बोलने से, उसको प्रयोग करने से होता है। जब आप अपने शब्दों को, जो आप आम दिनचर्या में अपने जीवन के तौर तरीकों में आप जब बोलते हैं, आप उन शब्दों पर जब गौर करेंगे तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकल रहा है, वो कौन से लिंग के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं उसी को बस यूज़ करना है। पढ़ाई तो हो रही है, आप जो दिन भर बोलते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो सारा कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो उसी बोल चाल की भाषा को ही आपको अपने स्टडी में, अपने अध्ययन में जोड़ देना है, जिससे आप सरलता रूप से यह समझ पाएंगे। तो जब आपने वहाँ उस दुकानदार से, उस फल वाले से आपने पूछा कि भाई साहब यह बताओ कि यह केला
पका हुआ है या कच्चा है, अर्थात आपके पक्का या पका हुआ, कच्चा या कच्चे, इस तरह शब्द का प्रयोग करने से आप यह निश्चित समझ पाएंगे कि केला शब्द क्या है, यह निर्जीववाचक है। लेकिन यह निर्जीववाचक होने के साथ साथ यह पुल्लिंगवाची शब्द है, अर्थात केला नित्य ही पुल्लिंगवाची शब्द है। तो कोई भी अगर पूछे कि केला शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है या केला शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो यह आप बड़े आराम से बता पाएंगे कि नहीं नहीं, केला तो हमेशा नित्य पुल्लिंगवाचक ही होता है, क्योंकि कच्चा होता है या पक्का होता है, कच्ची या पक्की तो हम लोग नहीं बोलते। तो इस प्रकार से आप यह समझ पाएंगे कि केला शब्द क्या है, नित्य हमेशा ही पुल्लिंगवाची शब्द है। इसीलिए वहाँ पर आप देखेंगे आपकी किताब में जो 2 वाक्य बने हुए हैं, जो 2 लाइन दी हुई हैं, ऊपर वाले वाक्य में लिखा हुआ है कच्चा केला मत खाओ, इसके आगे देखिए सही का निशान ट्रिक मार्क लगा हुआ है। इसी के ठीक नीचे वाले वाक्य में लिखा हुआ है कच्ची केला मत खाओ, जिसके आगे गलत रॉन्ग का निशान लगा हुआ है। तो इस वाक्य के रॉन्ग और राइट के निशान लगने से भी यह आप समझ पाएंगे कि कच्चा केला यह वाक्य शुद्ध है, सही है, ऐसा ही प्रयोग किया जाता है, ऐसा ही आप बोलते हैं। अतः यह वाक्य पुल्लिंगवाची है और यह वाक्य शुद्ध है, सही है। तो जब भी आप केला के लिए कोई विशेषण शब्द प्रयोग करेंगे तो कच्चा या पका हुआ बोलेंगे, ना कि कच्ची या पकी, ऐसा वाक्य, ऐसा शब्द का आप प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह बोलने से, समझने से आप यह जान पाएंगे कि नित्य ही केला शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है। और कैसा है, सजीव है या निर्जीव है, तो केला शब्द हमेशा नित्य ही निर्जीव है। वह निर्जीव होने के साथ साथ पुल्लिंगवाचक शब्द का बोध कराता है, अर्थात केला शब्द नित्य ही पुल्लिंगवाचक है। अभी तक हम लोगों ने एक चित्र के वाक्य को देखा, अब दूसरे चित्र में देखिए बालिका है। देखिए बालक शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है। बालक बोलने से किसी बॉय, लड़के, पुरुष जाति का बोध होगा। गर्ल बोलने से किसी लड़की, बालिका, महिला, स्त्री विशेष का बोध होगा, अर्थात स्त्री जाति का बोध होता है। तो बॉय शब्द, लड़का शब्द हमें पुरुष जाति के बारे में बोध कराता है, अर्थात इसीलिए पुरुष की जाति के वाचक शब्द में हमको केला शब्द मिला। अब हम महिला से संबंधित, किसी लड़की, बालिका से संबंधित चित्र के बारे में देख रहे हैं, तो उसी से संबंधित किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो हमें स्त्रीलिंग के बारे में, स्त्री जाति का बोध कराने वाला कोई ऐसा शब्द हो, जिससे कि हम यह फर्क समझ पाएं कि कौन सा शब्द पुल्लिंगवाची है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंगवाची है। अब अगले वाक्य चित्र के नीचे देखिए, एक बालिका है, किसी एक पौधे से कोई एक ऐसा फल तोड़ रही है। तो कौन सा पौधा है, तो बोले कि यह मिर्च का पौधा है, चिली। तो बोले कि यह मिर्च का पौधा है, जिसमें मिर्च फल, जो मिर्चा हम लोग सब्जी में डालकर खाते हैं, तो वह मिर्च क्या करी, उस पौधे से तोड़ रही है। तो बोले कि हरा मिर्च तोड़ कर लाओ, यह हो गया ऊपर का वाक्य। नीचे वाला वाक्य कहता है कि हरी मिर्च तोड़ कर लाओ, अर्थात इस चित्र में यह दर्शाया जा रहा है कि किसी एक मिर्च के पौधे से एक लड़की, एक बालिका, बच्ची क्या करती है कि उस पौधे में उगे हुए मिर्च को तोड़ कर लाती है। तो बोला पहले वाक्य में हरा मिर्च तोड़ कर लाओ, किसी ने कहा कि हे लड़की, बालिके, तुम क्या करो, उस पौधे से एक मिर्च तोड़ कर लाओ। अगले वाक्य में भी वही बात कही जा रही है, हरी मिर्च तोड़कर लाओ, अर्थात क्रिया एक ही हो रही है। वह बालिका जाती है, किसी एक मिर्च के पौधे से क्या करती है कि मिर्च को तोड़कर लेकर आती है। तो यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है, मिर्च को तोड़कर लाना, यह क्रिया हो रही है। कौन तोड़ रहा है, कोई एक क्वेश्चन, एक बालिका कोई एक तोड़ती है, लड़की। तो बोले कि मिर्च जो शब्द है यहाँ पर क्या हुआ, पुल्लिंगवाची है या स्त्रीलिंगवाची है, इसी के साथ साथ और यह भी देखना होगा कि यह सजीव है या निर्जीव है। तो यह जान लीजिए कि ऊपर वाले वाक्य में लिखा था कि हरा मिर्च तोड़ कर लाओ, ऊपर वाले वाक्य में कहा हरा मिर्च तोड़ कर लाओ, इसके सामने लगा है गलत का निशान, यानी कि यह वाक्य किताब में गलत दर्शाया जा रहा है, यह वाक्य शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। बोलचाल में या हम लोग ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। इसके नीचे लिखा हुआ है कि हरी मिर्च तोड़ कर लाओ, इसके आगे सही का निशान, राइट का निशान लगा हुआ है। तो इस वाक्य को बोलने से आप अब खुद, वही बात है, मैं फिर से वही कहूँगा कि किसी भी चीज़ का आविष्कार उसकी आवश्यकता से होता है। तो जब आप वाक्यों को बोलेंगे, जब आप आम दिनचर्या की भाषा में अपने इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आप यह जान पाएंगे कि कौन से शब्दों का आप किस अर्थ में प्रयोग किए हैं, किन शब्दों का किस अर्थ के लिए, किस चीज़ के लिए आप कैसे यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले वाक्य में दर्शा रहा है, बता रहा है यह
कि हरा मिर्च तोड़ कर लाओ, अर्थात यह जो मिर्च है यह क्या है, इसके लिए हरा शब्द का हरा विशेषण का प्रयोग, अर्थात मिर्च तो हमेशा हरे रंग की होती है, अनेक विध रंगों की मिर्च होती है, लेकिन जो ज़्यादा उपयोगिता में हमारे होती है वह है हरी मिर्च, जो हर सब्जी मंडी में मार्केट में हमें मिलती है। बोले हरा मिर्च तोड़ कर लाओ, अर्थात मिर्च शब्द क्या है, मिर्च शब्द पुल्लिंगवाची है या स्त्रीलिंगवाची है। अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक विशेषण का ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो ऐसा शब्द हो वो हमको निर्धारित करके यह बता दे कि हम पहचान पाएँ कि कौन सा शब्द पुल्लिंगवाची है या स्त्रीलिंगवाची है। तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया हरा, हरा रंग आप जानते हैं जिसको आप ग्रीन भी कहते हैं। बोले कि मिर्च के साथ मिर्च के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया एडजेक्टिव, तो बोले कि हरा, तो हरा मिर्च क्या आप ऐसा बोलते हैं, अगर आप कभी मार्केट में जाते हो बाज़ार में सब्ज़ी की दुकान पर, तो क्या आप दुकानदार से सब्ज़ी वाले से क्या आप यह पूछते होंगे कि भाई साहब मुझे हरा मिर्च बताइए कैसे भाव है, मुझे हरा मिर्च खरीदना है, या फिर आप ऐसा कुछ बोलते होंगे कि मुझे हरी मिर्च खरीदनी है या हरी मिर्च के क्या दाम है, क्या भाव हैं। तो इस वाक्य को प्रयोग करने से आपके बोलने मात्र से आप यह समझ पाएंगे कि आपने मिर्च के लिए हरा शब्द यूज़ किया, हरा शब्द बोला, या फिर आपने मिर्च के लिए हरी शब्द का प्रयोग किया। अर्थात यहाँ पर हरा शब्द पुल्लिंग का द्योतक है, पुल्लिंग का अर्थ बताएगा, पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। और स्त्रीलिंग में अगर मिर्च के लिए शब्द प्रयोग करना हो तो आप बोलेंगे हरी मिर्च। तो यह निर्धारित हो जाता है, यह पता चल जाएगा आपके बोलने से, जब आप इसको बोलेंगे, ऐसे वाक्य को यूज़ करेंगे बोलेंगे, तो आप यह समझ पाएंगे कि मिर्च शब्द क्या है, नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। तो इस बात से, इस विशेषण शब्द से यह कन्फर्म हो जाता है, यह डाउट हमारा क्लियर हो जाता है कि मिर्च शब्द जो है वह नित्य ही स्त्रीलिंगवाची शब्द है। क्यों? क्योंकि मिर्च के लिए आप हमेशा हरी शब्द प्रयोग करेंगे, न कि हरा। तो मिर्च क्या होती है, हरे रंग की होती है, हरे रंग का नहीं होता। तो का शब्द क्या करते हैं, उस लड़के का यह मकान है। अगर आप बोलेंगे उस लड़की का यह मकान है, तो लड़की शब्द की, लड़का शब्द का। तो हरे रंग का मिर्च नहीं होता भाई साहब, बल्कि मिर्च होती है हरे रंग की। तो मिर्च शब्द इस प्रकार से यह स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो यह कन्फर्म हो जाता है कि मिर्च के लिए आप हमेशा हरा, लाल, जो भी इत्यादि रंगों में मिर्च होती हो, तो उन सब के लिए हरी, लाल या पीली, ठीक है, इन सभी रंगों में जो बहुत पीले रंग की भी मिर्च आती है, शिमला मिर्च इत्यादि। तो बोले कि आप इन सभी विशेषण शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि वह स्त्रीलिंग के बारे में बोध करा रहा है, बता रहा है, या पुल्लिंग के बारे में बोध करा रहा है, बता रहा है। तो जब आप हरी, लाल, पीली, गुलाबी, नीली ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे मिर्च शब्द के विशेषण के तौर पर, तो आप यह समझ पाएंगे कि मिर्च शब्द क्या है, नित्य ही, माने हमेशा, ऑलवेज क्या है, स्त्रीलिंगवाची है। यह स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द है। अतः यह अब कन्फर्म हो जाता है कि मिर्च शब्द नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। अब एक बात और बची रह गई, क्या कि मिर्च शब्द तो स्त्रीलिंगवाची है, अर्थात आपने हमेशा जब भी दुकानदार से पूछा या आपने किसी से पूछा कि यह मिर्च कितने दाम की है, या इस मिर्च का क्या भाव है, तो आपने पूछा हरे रंग की मिर्च है, लाल रंग की मिर्च है, पीले रंग की मिर्च है, तो आपने वहाँ पर की, हरे रंग की इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया, जिससे आप स्त्री जाति का बोध कराते हैं, आप खुद उसको प्रयोग करते हैं, बताते हैं। तो यह कन्फर्म हो जाता है कि मिर्च शब्द नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। अब एक बात बची रह गई, क्या कि मिर्च शब्द तो स्त्रीलिंगवाची है, लेकिन इसके साथ साथ यह सजीव है या निर्जीव है। तो यह मिर्च शब्द क्या होगा, निर्जीव आएगा। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का वस्तु है। भाई मिर्च तो ऐसा नहीं है कि वह हम लोगों की तरह चलता फिरता हो, मनुष्य की तरह, जानवरों की तरह, पशुओं की तरह कार्य करता हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो वस्तु है एक प्रकार की, अतः जो वस्तुएं होते हैं, जो थिंग्स होते हैं, वह निर्जीव के अंतर्गत आते हैं, वस्तुएं निर्जीवात्मक होती हैं। तो मिर्च शब्द निर्जीवात्मक है, निर्जीव के अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यह हम लोगों ने ऊपर के वाक्य से कंफर्म कर लिया या समझ लिया है किताब के द्वारा, इसके माध्यम से, कि मिर्च शब्द क्या है, हरी शब्द का प्रयोग करते हैं, अतः मिर्च शब्द नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है, न कि पुल्लिंगवाची। अतः जब भी आप मिर्च शब्द का प्रयोग करेंगे तो इस शब्द को बोलने से हमेशा, नित्य, ऑलवेज ही क्या होगा, स्त्री जाति का बोध होगा। और केला शब्द को बोलने से पुल्लिंगवाचक शब्दों का प्रयोग, पुल्लिंग का द्योतक है यह शब्द, तो केला शब्द बन गया पुल्लिंगवाची निर्जीव में, और मिर्च शब्द बन जाएगा स्त्रीलिंगवाची निर्जीव।
तो इस प्रकार से केला और मिर्च इन दो वस्तुओं के बारे में हमने जाना कि कौन पुल्लिंगवाची है और कौन स्त्रीलिंगवाची है। इस प्रकार से यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कुछ भेदों को हम यह सामान्य रूप से समझ पाए हैं। यह हमारा 29 पेज पर इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ शब्दों को प्रयोग करते हुए यह समझा कि कैसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों का बोध कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यह जान सकते हैं।